मनुष्य पहले पहल कहाँ उत्पन्न हुआ होगा? यह प्रश्न मनोरंजक तो है, लेकिन इसका ठीक ठीक उत्तर अभी तक नहीं दिया जा सका है। बाइबल को अपना धर्म ग्रंथ मानने वाले लोगों का ख्याल है कि आदमी सबसे पहले सीरिया में जन्मा होगा। ऐसा ही मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, बर्मा, अफ्रीका और उत्तरी ध्रुव के पास के प्रांत, इन सारे भूभागों के बारे में समय समय पर अलग अलग अटकलें लगाई गई है कि हो न हो आदमी इन्हीं किसी एक स्थान पर सबसे पहले पैदा हुआ होगा। पेकिंग में जो नरकंकाल मिला था वह करीब 30,000 साल पुराना है। ऐसे में यह भी अनुमान लगाया जाता है कि आदमी सबसे पहले चीन में पैदा हुआ होगा। एक अंदाज़ा यह भी है कि आदमी चूंकि प्रधानतः लोमहीन प्राणी है, इसलिए उसकी उत्पत्ति किसी गर्म देश में हुई होगी। इस विचार के लोग अफ्रीका, भारत, दक्षिण पूर्व के भागों को आदमी का जन्म स्थान मानते हैं। इन सभी मान्यताओं के अलावा कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आदमी दक्षिण भारत में कहीं जन्मा होगा। एक दूसरा अनुमान यह है कि भारत समुद्र में पहले जो बड़ा स्थल भाग था, आदमी वहीं जन्मा था। हालांकि अफ्रीका के पक्ष में एक दलील यह दी जाती है कि वहाँ चिंपांजी और गोरिल्ला बंदर बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके सिवा अफ्रीका में बहुत सी हड्डियां भी पाई गई हैं, जिनके बारे में यह अनुमान है कि वे आदि मानवों की हड्डियां होगी। साल 1952 में भारतीय इतिहास कांग्रेस का ग्वालियर में एक विशाल सम्मेलन हुआ था। इसमें सभापति के पद पर भाषण देते हुए डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा था कि आदि मानव पंजाब और शिवालिक की ऊंची भूमि पर विकसित हुआ होगा। इस बात के कई प्रमाण भी मिलते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मनुष्य भारत में ही उत्पन्न हुआ था और इसी देश में उसकी सभ्यता भी विकसित हुई। पंजाब में हिमालय के पास मनुष्य का आदि जन्म, फिर सिंधु की तराई में कृषि सभ्यता का विकास और सिंधु के पठार में भारत की प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष पाना, ये सारी बातें आपस में एक दूसरे को पुष्ट करने वाली है। इन तमाम दलीलों के बाद यह अनुमान है कि आदमी सबसे पहले भारत में ही उत्पन्न हुआ और वह उत्तर नहीं, दक्षिण भारत में जन्मा होगा। भारत की सबसे पुरानी धरती वह नहीं जो विंध्याचल के उत्तर में पड़ती है, बल्कि वह धरती है जो विंध्य से फैलती हुई दक्षिण तक चली गई है। आज से लगभग 3 लाख साल पहले दक्षिण भारत में मनुष्य का जन्म हुआ होगा। इस बारे में अधिकतर इतिहासकार एक राय हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, 1935 में बड़ौदा रियासत के बारनगर में एक 30 इंच का लंबा लघु कंकाल मिला था। जांच की गई तो पता चला ये एक नीग्रो का कंकाल है। डार्विन थ्योरी भी यह कहती है कि बंदर से बढ़कर ही आदमी का विकास हुआ। विकासवाद के सिद्धांत पर यह मानने की प्रथा चल पड़ी है कि मनुष्य के पूर्वज बंदर की ही योनि के थे, लेकिन अभी भी सभी इतिहासकार और वैज्ञानिक यह मानने को तैयार नहीं है कि आदमी बंदर से ही विकसित हुआ है। फिर भी जो लोग विकासवाद के सिद्धांत को पूरी तरह से मान चुके हैं, उनका मानना है कि एप, गिब्बन, चिंपैंजी, बंदरों की इन्हीं 4 जातियों का विकास मनुष्य के रूप में हुआ है। ऐसे में कई इतिहासकार घूम फिर कर अफ्रीका को ही मनुष्य के जन्म का आदि स्थान मानते हैं, लेकिन कुछ दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि आदमी का विकास जिस तरह से हुआ है वह बंदर तो नहीं था। हाँ, वह बंदरों के समान ही कोई अन्य स्थलचरी जीव रहा होगा। एक दूसरा अनुमान यह भी है कि आदमी शुरू से ही आदमी ही था और उसकी पैदाइश एक साथ अनेक देशों में हुई होगी। एक मान्यता यह है कि भारत में भी जो लोग मौजूद हैं, उनके पूर्वज इस देश में अन्य देशों से आए और अन्य देशों से आकर ही उन्होंने आपस में मिश्रित होकर एक दूसरे से वैवाहिक संबंध रख के इस देश में उस जन समूह की रचना की जिसे हम भारतीय जनता कहते हैं। और भारत की मिट्टी पर अनंत काल से कितनी विभिन्न जातियों, कितने प्रकार के लोगों का समागम होता रहा, यह किस्सा भी काफी मजेदार है। अगर ईसाइयों और मुसलमानों को छोड़ दे, तब भी इस देश में एक के बाद एक कम से कम 11 जातियों का आगमन और समागम हुआ है। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं, जिन्होंने इस देश को ही अपना देश मान लिया और जिनका एक एक सदस्य यहाँ की संस्कृति और समाज में भली भांति खपकर आर्य या हिंदू हो गया। नीग्रो, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, आर्य, यूनानी, यूची, शक, आभीर, हुण, मंगोल और मुस्लिम आक्रमण के पूर्व आने वाले तुर्क, इन सभी जातियों के लोग कई झुंडों में भारत आए और हिंदू समाज में दाखिल होकर उसमें पूरी तरह से समाहित हो गए। असल में हम जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं वह किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि इन सभी जातियों की संस्कृतियों के मिश्रण का ही परिणाम है।